A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। दिन के बज चुके हैं 12 और आप देख रहे हैं आपका डेली सीए सेशन। आज 2 दिन के करंट अफेयर कंबाइन हो चुके हैं। यस, बिकॉज कल कुछ अर्जेंट वर्क था, आई कुड नॉट रिकॉर्ड योर सेशन। अच्छा, रोज आप इसको 12 बजे देखते हो और मैं जस्ट प्रीमियर से पहले रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आज ये जो सेशन आप देख रहे हो मैंने सुबह 4 बजे रिकॉर्ड किया है बिकॉज मुझे एक अर्ली मॉर्निंग ट्रेन कैच करनी है। आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम 3-4 days। डू नॉट वरी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डू नॉट वरी बिकॉज ये जो 3 दिन आपके डेली सीए आने हैं दैट इज फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे। ओके, दैट इज 23, 24 एंड 26। फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे को जो आपका डेली सीए सेशन आना है वो हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, आप भी न्यूज़ मिस आउट करोगे। दैट इज वाई आई हैव पर्सनली रिक्वेस्टेड खुशबू मैम टू टेक केयर ऑफ दीज 3 days डेली सीए फॉर यू। ठीक है, सो खुशबू मैम आपके 3 दिन के सेशंस लेंगी और न्यूज़ उसी तरह से आपको मिलेगी। प्लीज़ बी रियली गुड स्टूडेंट्स। आई डू नॉट वांट chaos in the comments। मेरे लिए embarrassing situation मत कीजिएगा कि मैं रिक्वेस्ट करके खुशबू मैम को बोल रही हूँ सेशन लीजिए और आप कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन या आप क्यों पढ़ा रहे हो, वो कहाँ गए, ये सब मत कीजिएगा। सो काइंडली बी सिंसियर स्टूडेंट्स। आपका सेशन मिस नहीं हो इसलिए मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ, वरना मैं 4 दिन क्लास ऑफ भी कर सकती थी। ठीक है, अच्छा रही बात 25th की, 25th यानी संडे को आपका वीकली सेशन होता है आरजू मैम के साथ। इस बार ये सेशन भी खुशबू मैम लेंगे बिकॉज आरजू मैम इज गेटिंग एंगेज्ड। सो काइंडली डू सेंड गुड विशेस टू हर। और कमिंग वीक का फिर नेक्स्ट वीक का जो सेशन होगा वो आरजू मैम कंटिन्यू करेंगे। सो कुल मिला के बात ये है कि 23rd से लेके 26th ऑफ फरवरी तक आपके जो भी सीए सेशंस आएंगे डेली एंड वीकली वो आप खुशबू मैम के साथ में करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे रेगुलर हैं आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देकर के जा रही हूँ। टीम तो रिस्पॉन्ड करेगी ही कमेंट्स पे, फिर भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो बार बार पूछेंगे रिचा मैम कहाँ गए, फैकल्टी चेंज हो गई क्या। सो प्लीज यू कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड रिस्पॉन्ड टू दो स्टूडेंट्स कि ये एक टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट है। रिचा मैम अगेन हमको ट्यूसडे को दैट इज 27th of February को ज्वाइन इन कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप विक्रमी संवत के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखोगे, माघ महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। ये कैलेंडर कई बार वेरी करता है। अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखोगे तो अलग तिथियां फॉलो की जाती हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये हमारा नेशनल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मैं आपको तिथि बताती हूँ। ओके, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अभी तक मेजॉरिटी बच्चों को पता होगा कि आप परचम के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ डेली प्रोवाइड कर दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। इंग्लिश का हाथों हाथ मिल गया होगा आपको और हिंदी वाला जो है 3 और 4 बजे तक आफ्टरनून में मिल जाएगा। जिनको वीकली और मंथली मैगजीन चाहिए वो आप परचम classes.in वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक चाहिए तो आप परचम ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट द टीम ऑन द नंबर्स और ईमेल एड्रेस या फिर आप ऐप चैट में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब लास्ट सेशन जो हमने लिया था उसमें जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो श्री कल्की धाम टेम्पल विल बी बिल्ट ऑन इन विच स्टेट? श्री कल्की धाम टेम्पल के जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था, तो आपसे पूछा था कहाँ ये बनाया जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा स्टेट है जहां श्री कल्की धाम टेम्पल विल बी बिल्ट? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ऑल राइट, नेक्स्ट हम आते हैं जो सेशन के दौरान जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन भी देख लेते हैं। रैंडमली एक रिस्पॉन्स मैंने पिक किया है। आई हैड आस्क्ड यू कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सबसे पहले किस फीमेल को दिया गया था? राइट आंसर इज आशापूर्णा देवी जी को दिया था 1976 में। बंगाली राइटर थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू वाज, दो हमने 2 ब्रांचेस देखी थी जैनिज्म की, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। मैंने उनके फाउंडर्स आपसे पूछे थे। सो दिगंबर जो जैन ब्रांच है उसके भद्र बाहु फाउंडर हैं और अगर आप श्वेतांबर्स की बात करें तो स्थूल भद्र ये इसके फाउंडर है। ठीक है, बिल्कुल, और ये हमने देख ही लिया। चलिए अब हम आते हैं आज यानी 22nd of February के एक इंपॉर्टेंट डे से शुरुआत करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेज लेंगे। आज मैं आपको कैटेगरीज बताते चलूंगी बिकॉज न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, 2 दिन की इकट्ठी हो गई है और काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज आज हमको डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो हम कैटेगरी ले रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट डे। उसके अंदर 22nd of February को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्काउट डे। स्कूल में स्काउट एंड गाइड होता था, कब्स एंड बुलबुल्स, सो वही वर्ल्ड स्काउट डे है जो कि इस साल भी 22 फरवरी को मनाया जा रहा है। 22nd of February को। 2
कब्ज एंड बुलबुल का जो सल्यूट होता था 2 फिंगर का होता था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन स्कूल टाइम में, राइट? उससे आप ध्यान रख सकते हो चाहो तो। ये क्यों इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्काउट डे? बिकॉज कॉमेमोरेट करता है, यानी किसी व्यक्ति की याद में मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पॉवेल। कौन है ये? कौन है ये व्यक्ति? बॉयज स्काउट्स मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की थी, राइट? और यही रॉबर्ट बेडन पॉवेल हैं जिनकी याद में हम वर्ल्ड स्काउट्स डे मनाते हैं 22 फरवरी को हर साल। इस साल की थीम क्या रही? स्काउट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। बेटर वर्ल्ड के लिए स्काउट्स डेडिकेटेड रहे, ठीक है? अब एक दिन पहले यानी 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट डे पे आते हैं। 22 फरवरी का हमने देख लिया, आज हम 2 दिन के कर रहे हैं ना सीए, तो अब 21 फरवरी का देखते हैं। ट्वेंटी फर्स्ट फरवरी को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज डे, सो अलग अलग देशों की अलग अलग मदर लैंग्वेजेस हैं, उनको डेडिकेटेड ये डे है। सो 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। थीम क्या रही? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के ऊपर फोकस इस बार की थीम पे किया गया है। आप कीवर्ड पिक किया कीजिए, आपको पूरी थीम रटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस मिलेंगे एग्जाम में, राइट? सो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे इस बार इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पे एम्फेसिस दिया गया है। और इस दिन की शुरुआत 1999 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर अप्रूव की गई थी एंड 2000 से इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो 2 दिन हमने देख लिए, एक 22 फरवरी से रिलेटेड, एक 21 फरवरी से रिलेटेड, ठीक है जी? यहां तक क्लियर है? अगली कैटेगरी अब हम आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड। एक बुक है जो कि अनवील की गई है, लॉन्च की गई है, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शंस ऑफ अ नॉन करियर डिप्लोमैट। तो मेन जो टाइटल है किताब का वो है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज। और ये किताब किसने लिखी है? S.D. मुनी। S.D. मुनी। सो डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी में डैबलिंग करते हुए आप हो, ऐसा कुछ इमेजिन कर लीजिए। S.D. मुनी, तो आप किसी मुनि ध्यानी को इमेजिन कर सकते हो और वो डिप्लोमेसी में यहाँ से वहाँ डैबल करे। आप ज़रूरी नहीं है मेरे हिंट्स पे जाइए, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवा दूँ कुछ ना कुछ इमेजिनरी पिक्चर, ताकि थोड़ा दिमाग में चीज़ें रुक जाएं। अदरवाइज यू कैन गो अहेड विथ योर वेज ऑफ लर्निंग। तो एक किताब है जिसका टाइटल है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, और ये लिखी किसने है? प्रोफेसर S.D. मुनी ने लिखी है। और इसकी जो मेन थीम है, नेपाल के अंदर जो डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या मोनार्की हटा करके डेमोक्रेसी लाने का जो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है इस किताब ने वो दिया है वाजपेयी जी की गवर्नमेंट और उसके बाद जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, और उनकी डिप्लोमेसी का क्या रोल रहा नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी लाने में, उसके ऊपर इसमें चर्चा की गई है मेन रूप से, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं सैड डिमाइज या ओबिचुअरी सेक्शन के ऊपर। ओबिचुअरी में हमें 2 ओबिचुअरीज देखनी है। सबसे पहली देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर एंड ज्यूरिस्ट फली एस नरिमन पासेस अवे। फली एस नरिमन जी का निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, लॉ की फील्ड से, जजेस की फील्ड से बहुत जाने माने एक ज्यूरिस्ट रहे हैं और बिल्कुल बेबाक बातचीत करने के लिए जाने जाते थे। ओके, सो इनके बारे में अब हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर रहे हैं, ज्यूरिस्ट रहे हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। क्या नाम है? फली एस नरिमन जी। और इनको राज्यसभा के मेंबर के तौर पे भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं एंड ही हैज रिसीव पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड्स ऑल्सो। पद्म विभूषण कौन से साल में मिला? 2007 के अंदर इनको रिसीव हुआ है। इनकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी, अच्छे से याद रखिएगा इस किताब को, बिफोर मेमोरी फेड्स। बिफोर मेमोरी फेड्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? फली एस नरिमन जी की है। और इन्होंने और भी किताबें लिखी है, जैसे यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, या एक और किताब इनकी पॉपुलर रही, गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट या फिर बिफोर मेमोरी फेड्स किनसे जुड़ी हुई हैं? फली एस नरिमन जी से जुड़े रिलेटेड है और हाल ही में इनका निधन हो गया। ही वॉज अराउंड 95 years of age if I am not mistaken. ओके, अगला भी जो ओबिचुअरी है वो उसी सेक्शन से न्यूज़ है। हु एक्सप्रेसेस ग्रीफ, ये आधी रह गई है, यहाँ पे PM आना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस ग्रीफ ऑन डिमाइस ऑफ एमिनेंट रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायनी।
अमीन साइनी, जिनकी आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी जिसको हम बोलते हैं, राइट, उस पर काफ़ी सालों तक सुनी गई और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसीलिए अपना दुख व्यक्त किया है। सो अगर कभी पूछा जाए, अमीन साइनी जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सो ही वाज एसोसिएटेड विथ ऑल इंडिया रेडियो एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर। ठीक है, चले यहां तक की बातें क्लियर हो गई? ऑल राइट, चलिए देन अगला जो न्यूज़ आ रही है, अगली न्यूज़ है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ये न्यूज़ हमने पहले भी पढ़ी थी जब अनाउंसमेंट हुआ था, और अब अपॉइंटमेंट एक्चुअलाइज हो चुका है, यानी ये पोजीशन ले ली गई है। और ये किसकी बात हम कर रहे हैं? वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की। सो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी इज द न्यू आर्मी वाइस चीफ। पहले अनाउंसमेंट हुआ था, अब ही हैज टेकन ओवर द पोजीशन। सो नए आर्मी वाइस चीफ कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ही हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। और इन्होंने ये पोजीशन किससे ली है, यानी इससे पहले इस पोजीशन पे कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार। इन दोनों की पोजीशंस आपस में स्वैप हो गई हैं, यानी इनकी पोजीशन पे ये आ गए हैं और ये इनकी पोजीशन पे चले गए हैं। सो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी पहले कौन सी पोजीशन पे थे? ही वाज सर्विंग एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ नॉर्दर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की, उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की पोजीशन पे उपेंद्र द्विवेदी जी थे। अब वो वाइस चीफ इंडियन आर्मी के बन गए हैं और MV सुचेंद्र कुमार जी उनकी जगह चले गए। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बता दो, क्वेश्चन टाइम। बताइए, नॉर्दर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की, वो हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अवार्ड्स के सेक्शन की तरफ। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आपको बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। ये अवार्ड कौन सा है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024। प्लीज़ पे अटेंशन, गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार समझ लें। वो नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो होते हैं उनके दौरान दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। ये दूर दूर तक उससे रिलेटेड नहीं है, ये सरकार नहीं देती, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं दिया जाता, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी दे रही है, कमर्शियल अवार्ड के तौर पे है ये, समझ गए? सो दादा साहब फाल्के नाम रख दिया गया है, लेकिन पूरा देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, सो IFF लगा हुआ है। दिस इज नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट, दिस इज नॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड। ठीक है, सो ये क्लियर रखिएगा। जैसे हम देखते हैं ना फिल्म फेयर अवार्ड, उसी तरह से ये अवार्ड आप समझिए। सो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 दिए गए। अब किस किस को मिले? सिंपल सी कैटेगरीज हैं, आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट फिल्म मिला है जवान को। ओके, बेस्ट एक्टर उसी मूवी के लिए शाहरुख खान को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इसी मूवी की हीरोइन नयनतारा को भी मिला है। साथ ही साथ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को भी मिला है। ओके, बेस्ट डायरेक्टर एनिमल मूवी के लिए संदीप रेड्डी वांगा को मिला है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्रिटिक्स देख लेते हैं। सो बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स मिली है 12th फेल। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स सैम बहादुर के लिए विकी कौशल। ये सारी बहुत पिक्चरफुल है ना, ये मूवीज आपको सब पता होंगी, तो ये रटने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स जाने जान के लिए करीना कपूर को मिला है। एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री, एक तरह से आप देख लीजिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा ही है ये ऑलमोस्ट, वो मौसमी चैटर्जी जी को मिला है। ठीक है, तो ये सारी कुछ मेजर कैटेगरीज रही इन द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, विच इज नोवेयर क्लोज टू दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। चलिए देन अवार्ड में ही आगे देखते हैं। शशि थरूर कॉन्फर्ड विद फ्रांस's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। फ्रांस का जो उत्कृष्ट नागरिक पुरस्कार होता है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, उससे किसको नवाजा गया? शशि थरूर जी को कॉन्फर किया गया है ये, और इसको नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर या शेवलियर दे ला लेजन दे ऑनर, ये फ्रेंच में कहा जाता है, नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। ये अवार्ड शशि थरूर जी को दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया और फ्रांस के टाइज को डीपन किया है, प्लस उन्होंने इंटरनेशनल पीस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंडली रिलेशंस दोनों देशों के बीच मेंटेन करवाए हैं, इसके चलते ये अवार्ड दिया गया।
अगला अवार्ड भी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, आरपीएसएफ कांस्टेबल को मिला है जीवन रक्षा पदक। किसी का जीवन बचाने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए अवार्ड कॉन्फर किया गया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी ने कॉन्फर किया है आरपीएसएफ कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक के साथ। एंड उनका नाम क्या है? शशिकांत कुमार जी। शशिकांत कुमार जी को कॉन्फर किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के कांस्टेबल हैं ये, और रिपब्लिक डे 2024 के ओकेजन पे ये अवार्ड इसी दौरान अनाउंस किया गया। सो उन्होंने एक फीमेल रेलवे पैसेंजर की जान बचाई थी, जिसके चलते ये अवार्ड इनको कॉन्फर किया गया है। ठीक है जी, इससे सम्मानित किया गया है। अब हम आते हैं स्टेट न्यूज की तरफ। ठीक है, अगली जो हम कुछ न्यूज देखेंगे वो स्टेट कैटेगरी की होगी, और उसमें सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो बनाना फेस्टिवल बुरहानपुर से रिलेटेड आ रही है। बुरहानपुर कहां पर है जी? बुरहानपुर कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है। सो बुरहानपुर बनाना सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुरहानपुर को सेंट्रल इंडिया की बनाना सिटी कहा जाता है। ओके, बनाना प्रोडक्शन के चलते। ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल बनाना टर्मरिक फेस्टिवल। तो हर साल किए जाने वाला बनाना टर्मरिक फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, जिसको कि सेंट्रल इंडिया की बनाना कैपिटल या बनाना सिटी भी कहा जाता है। राइट, और 20-21 फरवरी को हुआ। डेट याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ने मिलकर के ऑर्गेनाइज करवाया है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है मोटी मोटी। नेक्स्ट हम चलते हैं मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड खजुराहो फेस्टिवल है। सो 50th एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट की गई खजुराहो नृत्य समारोह या खजुराहो डांस फेस्टिवल की, जो कि 20th फरवरी से चालू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। राइट, तो खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ होता है? कहाँ होता है? खजुराहो टेम्पल के फ्रंट में ही होता है। और खजुराहो टेम्पल कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। खजुराहो डांस फेस्टिवल बिगिंस इन मध्य प्रदेश, और जो सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस फेस्टिवल को। इस साल 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। डेट हमने देख ली। इसको कल्चर डिपार्टमेंट जो है या डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है मध्य प्रदेश का, वो ऑर्गेनाइज करता है इन कोलैबोरेशन विद उस्ताद अलाउद्दीन खां अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो ये मिलकर के खजुराहो डांस फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं पपेट फेस्टिवल की तरफ। ओके, सो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल है ये, जो कि चंडीगढ़ के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। राइट, उसके बारे में देख लेते हैं। रशिया का एक पपेट ग्रुप है, उन्होंने भी इसके अंदर पेशकश की। सो 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल पूछ लिया जाए कहाँ कंडक्ट हुआ या कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? चंडीगढ़ के अंदर इसको किया गया, टैगोर थिएटर में 11th एडिशन रहा। और पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। बनवारी लाल पुरोहित जी ने इसको इनॉग्रेट किया। तो सीधा सीधा पॉइंट है, 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल कहाँ हुआ? चंडीगढ़ के अंदर हुआ। ठीक है जी, चलिए चंडीगढ़ से हम मूव कर लेते हैं और कहाँ आ जाते हैं? पंजाब की तरफ आ जाते हैं। पंजाब स्टेट से रिलेटेड क्या न्यूज़ है? शुभमन गिल हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज पंजाब स्टेट आइकन फॉर लोकसभा पोल्स। लोकसभा पोल्स के लिए पंजाब स्टेट आइकन जो हैं उसके तौर पे शुभमन गिल को अपॉइंट किया गया है। ये क्या करेंगे? ये इलेक्शन से रिलेटेड थोड़ी जागरूकता करेंगे, कैंपेन चलाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और वोटिंग दें। सो शुभमन गिल डेजिग्नेटेड एज पंजाब स्टेट आइकन फॉर लोकसभा पोल्स। राइट, और जो पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या ऑफिस है, उन्होंने इनको इस पोजीशन पे डाला है ताकि अलग अलग कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करेंगे और वोटर अवेयरनेस बढ़ाएंगे, सो दैट एटलीस्ट 70% वोट अचीव हो सके पंजाब लोकसभा पोल्स के लिए। ठीक है जी, चलिए अब हम मूव करते हैं कर्नाटका की तरफ। स्टेट न्यूज ही चल रही है अभी। कर्नाटका बोस्ट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किसी स्टेट के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं जहां जाकर के आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हो। तो कौन से स्टेट में है? कर्नाटका के अंदर है। राइट, और ये डेटा कहां से आया? Who gave us this data? So Bureau of Energy Efficiency BEE, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, उनके डेटा के हिसाब से ये रिपोर्ट सामने आ गई है, या उनकी रिपोर्ट के हिसाब से डेटा सामने आ गया है।
सो सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस कर्नाटका के पास हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, दिल्ली एंड केरला। ये तो हुआ चार्जिंग स्टेशंस का डेटा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ईवीज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन से स्टेट्स के अंदर यूज हो रहे हैं, तो टॉप कर रहा है उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लोग ज्यादा खरीदते होंगे, ऐसे भी आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। सो उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। यहां कर्नाटका थर्ड नंबर पे है। ओके 2017 में कर्नाटका से ही शुरुआत हुई थी या पाइनियर किया था कर्नाटका ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को। सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कौन सा राज्य या स्टेट लेकर के आया था? कर्नाटका लेकर के आया था। ओके कल मुझे क्या बोलते हैं उसको, हनी बी, मधुमक्खी ने डंक मार दिया है और कल हुआ था, लेकिन आज तक इसमें इचिंग है। अगर किसी को इसका सोल्यूशन पता है तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने एंटी एलर्जिक भी ले ली, लोहा भी घिस लिया, एवरीथिंग आई हैव डन, बट दिस इचिंग इज नॉट गोइंग। एनीवेज चलिए, नाउ मूविंग ओवर टू ओडिशा। ओडिशा स्टेट की तरफ चलते हैं। ओडिशा स्टेट के अंदर एक योजना या स्कीम लॉन्च की गई है, स्वयं योजना। कौन सी है ये? स्वयं योजना, जिसके तहत अभी क्या है, वैसे तो हम देखते हैं जो यूथ है रूरल एरियाज का या अर्बन एरियाज का और जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन स्टेट गवर्नमेंट देगी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है, और 18 से 35 साल यानी 18 to 35 ईयर्स वाले एज ग्रुप के जो यूथ होंगे उनको ये लोन दिया जाएगा। इसी को अब हम देख लेते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ अंडर स्वयं स्कीम। कौन सी स्कीम है? स्वयं स्कीम। इंटरेस्ट फ्री लोन्स 1 लाख रुपए तक का एट अ टाइम, राइट, एक बार में 1 लाख रुपए का ही दिया जाएगा ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ा सके या कोई नया बिजनेस शुरू कर सके। और ये 1 लाख रूरल यूथ को, 1 लाख अर्बन यूथ को दिया जाएगा। तो 1 लाख रूरल यूथ को ये बेनिफिट मिलेगा, 1 लाख अर्बन यूथ को मिलेगा। और टोटल लोन कितना मिलेगा इंटरेस्ट फ्री? वो भी 1 लाख रुपीस तक का मिलेगा। 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और 2 साल तक अभी ये स्कीम ऑपरेशनल रहेगी। उसके आगे होती है नहीं होती है समय बताएगा। अभी 2 साल के लिए अनाउंस की गई है। 672 करोड़ रुपीस इसमें लगाए जाएंगे और पूरा स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी न्यूज़ में ही जम्मू एंड कश्मीर में पीएम मोदी जी का दौरा था और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस और लॉन्च किया, तो अब हम वो देख लेते हैं। पीएम इनॉग्रेट्स एंड लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ कितने? 32,000 करोड़ इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आप बोलोगे मैम क्या ये अमाउंट याद रखने की जरूरत है? बिकॉज अलग अलग स्टेट में अभी मोदी जी जाएंगे, राइट, और अलग अलग जगह बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड अनाउंस करेंगे, तो हर एक स्टेट का याद करना है? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है इन माई ओपिनियन, अनलेस यू आर गिविंग ऐसा कोई आंसर जहां आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हो और ये कोई ना कोई कोट करने में हेल्प करेगा आपको, तो ही, वरना वनडे एग्जामिनेशन एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए हर एक स्टेट में कितने वर्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो स्कीम्स होती हैं उनके आउटले याद रखने होते हैं, इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के। इन प्रोजेक्ट्स का राशि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जी ने जम्मू के अंदर क्या इनॉग्रेट किया? एम्स विजयपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू के अंदर इनॉग्रेट किया गया। इसका फाउंडेशन स्टोन फरवरी 2019 में ही पीएम मोदी जी ने रखा था और अब इसको इनॉग्रेट कर दिया है। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसके तहत इसको इनॉग्रेट किया गया या बनाया गया है। बात समझ में आ गई? इसी के साथ साथ वहीं से अनाउंसमेंट किए गए कि देश भर में अलग अलग जगहों पे IITs, IIMs भी खोले जा रहे हैं। बहुत पीएम मोदी जी ने डेडिकेट किए काफ़ी सारे कैंपसेस इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, लाइक IIT भिलई, IIT तिरुपति, IIT कुरनूल, IIM बोधगया, IIM जम्मू, IIM विशाखापट्टनम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कानपुर, ये सारे भी डेडिकेट किए गए नेशन को। ठीक है, सो लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आर टू कम अप। देन फर्दर जम्मू एयरपोर्ट पे एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया, यानी एक नई टर्मिनल बिल्डिंग वहां पे कंस्ट्रक्ट की जाएगी। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, कंट्रीज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, इंडिया का सबसे लंबा ट्रांसपोर्टेशन टनल जिसका नाम है T50, और ये कहाँ है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है उसके एक सेक्शन में, खारी सुंबर सेक्शन जो है इसका, यहाँ पे ये पड़ता है और इसको एक तरह से डेडिकेट किया यानी इनॉग्रेट कर दिया गया है, यूज में आना शुरू हो गया है। और यहीं से जब इन्होंने पहली इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन जम्मू के अंदर फ्लैग ऑफ की, उसी समय अब ये वाला जो पूरा
लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है वो भी इन यूज आना शुरू हो गया। सो दिस टनल इज डेडिकेटेड टू द नेशन। एट द सेम टाइम पहली इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन कश्मीर वैली की भी फ्लैग ऑफ कर दी गई है, ठीक है। और जो टनल है ये 12.77 किलोमीटर्स लॉन्ग है, इसको T50 कहा जाता है, और ये खारी सुंबर सेक्शन जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का, उसमें ये पड़ता है। गॉट इट जी, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर से महाराष्ट्र की तरफ रुक करते हैं, अभी भी स्टेट न्यूज जारी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 10% रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी। जो मराठा कम्युनिटीज हैं, जो मराठीज रहते हैं महाराष्ट्र में, बहुत सारे और लोग भी रहते हैं आकर के, सो जो मराठा कम्युनिटी है उसको एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 10% रिजर्वेशन का महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्सटेंड्स 10% रिजर्वेशन टू मराठास। महाराष्ट्र के कैबिनेट ने ये अप्रूवल किस पे दिया? महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास की कमीशन गठित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके तहत उन्होंने बोला कि जो मराठा कम्युनिटी है ना, ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। अगर आप बाकी लोगों से कंपेयर करो तो इनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ऑल्सो इन्होंने कहा कि 80% जो मराठास हैं वो एडवांस या वेल टू डू नहीं है एंड दे डिजर्व रिजर्वेशन, और इसी पे अप्रूवल दे दिया है महाराष्ट्र कैबिनेट ने। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम आ रहे हैं गोवा की तरफ, ठीक है। सो अब हम स्टेट न्यूज में ही गोवा की तरफ रुक करते हैं। वर्ल्ड बैंक टू कोलैबोरेट विद गोवा गवर्नमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। गोवा के साथ में गोवा गवर्नमेंट के साथ में वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेट करेगा, यानी उसको फंडिंग देगा। किस चीज के लिए? क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। जो भी वो प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स चलाना चाहे गोवा गवर्नमेंट, उसके लिए फंडिंग कहां से आएगी? वर्ल्ड बैंक से आएगी। सो एक पायनियरिंग ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के तहत वर्ल्ड बैंक जुड़ेगा गोवा गवर्नमेंट से, और कंसेशनल फाइनेंस दिए जाएंगे, इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे फाइनेंसिंग दी जाएगी, जिससे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए जा सके। सो गोवा गवर्नमेंट ने ये जो ब्लेंडेड फाइनेंस है ना, ये इंडिया के भी काफी सारे बैंक्स के साथ किया है और वर्ल्ड बैंक भी इसके साथ आया है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल की तरफ रुक करेंगे, सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अरुणाचल प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल। हर घर में टैप वाटर आ जाए, यानी पीने का पानी या नल से पानी आने लगे, जा करके पानी नहीं लाना पड़े, तो स्वच्छ साफ पानी हर घर में पहुंचे, रूरल एरियाज के हर घर में पहुंचे, ऐसा 100% अचीव करने वाला नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे पहला स्टेट कौन सा बन गया है? अरुणाचल प्रदेश बन गया है। और पूरे कंट्री की अगर हम बात करें तो ये 10th नंबर का स्टेट है। क्वेश्चन फॉर यू, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव हर घर जल एंड फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू अचीव हर घर जल। ठीक है, ये आप मुझे बताइए। 100% राइट 100% हर घर जल फर्स्ट स्टेट इंडिया में और 100% हर घर जल फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया में, ये आप मुझे बताएंगे। और हम देखते हैं हर घर जल के बारे में। सो पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना या हर घर जल कैंपेन। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल यानी हर घर तक टैप वाटर पहुंचे, ये 15 अगस्त 2019 को अनाउंस किया गया था। रूरल एरियाज में अश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई हो, और ये टारगेट है 2024 तक हर घर के अंदर टैप वाटर पहुंचे। ठीक है जी, चलिए देन अब हम आते हैं, ये हो गई स्टेट न्यूज खत्म। अब हम रुख करेंगे थोड़ी सी स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ। अगली कैटेगरी कौन सी ले रहे हैं हम? स्पोर्ट्स कैटेगरी ले रहे हैं। सो न्यूज आ रही है 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किक ऑफ। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। सो यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो शुरू हो गए। और कहाँ ये हमने पहले भी पढ़ी थी न्यूज, गुवाहाटी के अंदर हमने तब पढ़ी थी जब इसके मैस्कॉट लोगो वगैरह लॉन्च हुए थे। तो गुवाहाटी असम के अंदर किक ऑफ हो गया है। मेजॉरिटी जो गेम्स हैं 20 टोटल स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, 16 उनमें से गुवाहाटी असम में होंगे, रिमेनिंग जो 4 हैं वो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर होंगे। ठीक है, सो 4th एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुरू हो गया और पीएम मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इसको। अष्टलक्ष्मी, इन गेम्स के आगे अष्टलक्ष्मी लगाया जा रहा है। अष्टलक्ष्मी एक मैस्कॉट भी है इसका, बटरफ्लाई है वो। और ये सरसजाए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी असम के अंदर इनॉग्रेट किए गए। 19 से लेके 29 फरवरी तक ये चलेंगे। 16 स्पोर्ट्स गुवाहाटी में खेले जाएंगे, बाकी जो 4 हैं बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और करीब 215 यूनिवर्सिटीज इन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है जी,
इसी के साथ साथ अगली न्यूज भी आ रही है खेलो इंडिया से रिलेटेड, पर विंटर गेम से रिलेटेड। खेलो इंडिया विंटर गेम का फर्स्ट फेज जो था वो लद्दाख के अंदर हुआ था, अब सेकंड फेज जो गुलमर्ग के अंदर होना है वो शुरू हो चुका है। सो गुलमर्ग इज होस्टिंग सेकंड फेज ऑफ फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स जिसका स्नो लेपर्ड मैस्कॉट था। ओके, सो सेकंड चैप्टर है ये, और इसमें 4 स्नो स्पोर्ट्स हैं, स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्ड एंड नॉर्डिक स्कीइंग। ये कहाँ होंगे? गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में 21 से लेकर के 25 फरवरी तक ये होंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है लेह लद्दाख के अंदर 2 फेब से 6 फेब तक, राइट, और उसके अंदर 2 आइस स्पोर्ट्स वहां खेले गए थे। ठीक है जी, चलें आगे। ऑल राइट, देन अगली जो न्यूज आ रही है वो इंडिया ने अपना ओलंपिक कोटा सिक्योर किया है फॉर पेरिस ओलंपिक्स। इन विच कैटेगरी? फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रेसेज के अंदर। ड्रेसेज एक स्पोर्ट होता है जिसमें घोड़ा है और घुड़सवार है, और ये एक रिदमिक मूवमेंट से, आप डांस फॉर्म बोल दीजिए इसको बैले भी बोल सकते हो, हॉर्स के ऊपर बैठ करके आप बैले कर रहे हो, बिकॉज म्यूजिक बजता है और रिदमिक मूवमेंट्स इसमें घुड़सवार और घोड़ा मिल करके करते हैं, राइट। तो अनुष अग्रवाला जो है हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं एशियन गेम्स 2023 में। इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की वजह से इंडिया के लिए सिक्योर हुआ है ओलंपिक कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स, जो कि 2024 में होंगे। लेकिन इंडिया को सिक्योर किया गया। अब इंडिया में से कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा उसका सिलेक्शन अभी टीम के लिए किया जाएगा। तो देख लेते हैं न्यूज। एशियन गेम्स मेडलिस्ट अनुष अग्रवाल सिक्योर्स फर्स्ट एवर, पहली बार हमें ओलंपिक्स में ड्रेसेज डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा चयन किया गया है, राइट। एंड फॉर द कंट्री, ये इनको हमारा कोटा कंट्री के लिए सिक्योर हुआ है, डायरेक्टली अनुष अग्रवाल का सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज टेक नोट ऑफ इट। सो अनुष अग्रवाल ने इंडिया का पहला इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2023 एशियन गेम्स ड्रेसेज के अंदर ही लास्ट, राइट। और ड्रेसेज क्या होता है मैंने आपको बता दिया। हॉर्स और राइडर जो होते हैं वो प्री डिटरमिन्ड मूवमेंट्स करते हैं एक एरिया के अंदर, अरीना के अंदर, जो कि 20 मीटर्स से लेकर 60 मीटर्स तक का होता है। छोटी सी फेंसिंग की हुई होती है, उसी में वो पूरा मूव करते करते अपने डांस मूव्स दिखाते हैं। Then India concludes 11th Asian Indoor Athletics Championship with 3 gold, 1 silver and 2 national records. So 11th edition Asian Indoor Athletics Championship का हुआ। कहाँ हुआ? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए। सो तेहरान ईरान के अंदर हुआ, फरवरी 17 से 19 तक हुआ, ठीक है। और इसके अंदर हमारे 3 खिलाड़ी हैं जो गोल्ड लेकर के आए हैं, और उनमें से 2 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो देखते हैं। एथलीट ज्योति याराजी, इन्होंने विमेन 60 मीटर हर्डल्स के अंदर गोल्ड भी जीता और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, नॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड। डिड आई से वर्ल्ड रिकॉर्ड हियर? नो, नेशनल रिकॉर्ड। और फिर तजिंदर सिंह तूर, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? ये शॉटपुट से जुड़े हुए हैं। एक भारी सा बॉल होता है ना जिसको फेंका जाता है, शॉटपुट, और इन्होंने भी गोल्ड जीता और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है नया। एंड हरमिलन बैंस, इन्होंने गोल्ड जीता है विमेन 1500 मीटर्स के अंदर। तो 3 गोल्ड और 2 नए नेशनल रिकॉर्ड हमारे खिलाड़ियों ने 11th इंडोर एशियन चैंपियनशिप में कायम किए, ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स से नेशनल न्यूज कैटेगरी की तरफ। ओके, नेशनल न्यूज इज बिगिनिंग। पीएम मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम उषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम उषा लॉन्च किया। पहली चीज तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये कोई नया अभियान नहीं है, ये नई रैपिंग के अंदर पेश किया गया अभियान है, ऐसा समझिए। पहले रूसा स्कीम चलती थी, RUSA, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती थी। इसी को जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना 2020, उसके हिसाब से थोड़ा सा नए तरीके से पेश किया जा रहा है और उसका नाम पीएम उषा कर दिया गया। बस स्कीम वही की वही है, ठीक है जी। तो चलिए देख लीजिए। सो पीएम मोदी जी ने डिजिटली लॉन्च किया है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। मुंबई यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था, उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया है, और इसके तहत अलग अलग स्टेट्स को एक राशि मिलेगी ताकि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। तो महाराष्ट्र को टोटल 540 करोड़ रुपीस मिलेंगे। किस चीज़ के लिए? देखो, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये अभियान है, तो उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए ये राशि मिलेगी, और अलग अलग स्टेट्स को मिलेगी, ऐसा नहीं सिर्फ महाराष्ट्र को मिलेगी। सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा वाज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू फंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंस्टीट्यूशंस,
और इसको लॉन्च कब किया गया था? रूसा को 2013 में, और इसका सेकेंड फेज 2018 में हुआ था। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लाइट में रूसा को ही रीलॉन्च कर दिया है या रीब्रांड कर दिया है एज पीएम उषा। आगे चलो। देन इंडस एक्स समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कौन सा समिट हुआ जी? इंडस एक्स समिट। सो कौन से देशों के बीच में हुआ या इंडस एक्स समिट क्यों किया गया, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इंडस एक्स समिट 20 और 21 फरवरी को न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। ये इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के डिफेंस इनोवेशन के अंदर कोलैबोरेशन से रिलेटेड है। यानी इंडिया का डिफेंस, यूएस का डिफेंस, और दोनों अपने डिफेंस में और क्या क्या नया बना सकते हैं, साथ मिलकर के क्या स्ट्रेटेजिक और डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये पूरा समिट में डिस्कशन हुआ। गॉट इट? ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, और यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। ठीक है। और मेन एम क्या है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन आए इंडिया और यूएस के बीच में। डिफेंस इंडस्ट्रीज यानी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और मशीनरी वगैरह बनाने के अंदर ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इंडस एक्स जो है ये 2023 के अंदर लॉन्च की गई थी। एक तरह से ये कोलैबोरेटिव कमिटी बोल दीजिए या कोलैबोरेटिव एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया और यूएस के बीच में। देन अगली खबर है किससे रिलेटेड? रायसीना डायलॉग 2024 से रिलेटेड। रायसीना किसे कहते हैं? गवर्नमेंट की सीट को कहा जाता है रायसीना। अरावली हिल्स का ही पार्ट रायसीना हिल्स को कहा जाता है, और वहीं पे जो मेन गवर्नमेंट है वहां से ऑपरेट करती है उसी लोकेशन से, राइट। सो रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली में है ये बेसिकली, राइट। सो 9th एडिशन रायसीना डायलॉग का नई दिल्ली के अंदर कंडक्ट हुआ। कौन सा एडिशन हुआ इस बार? 9th एडिशन हुआ। इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ये, यानी होता है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और किस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है ये? जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। देश और दुनिया से रिलेटेड मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज जो हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी जो फेस कर रही होती है इंक्लूडिंग इंडिया, उनसे रिलेटेड जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन होते हैं। बड़ी बड़े बड़े ओहदे के लोग आते हैं अलग अलग कंट्रीज से और डिस्कशन एंड डायलॉग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार ये कब से कब तक हुआ? 21 से स्टार्ट हुआ है, फरवरी से 23 तक चलेगा। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इसको न्यू दिल्ली के अंदर, दिल्ली में, है ना। और थीम क्या रही इस बार की? चतुरंग। चतुरंग यानी 4 डायमेंशंस। चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। ये चतुरंग इसकी थीम रही, इंपॉर्टेंट है जी। और इस बार हमारे चीफ गेस्ट इसके अंदर कौन रहे? 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस कायराकोस मित्सोताकिस। कायराकोस मित्सोताकिस जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीस के, ही इज द चीफ गेस्ट इन 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। गॉट इट? थीम अच्छे से याद रखना, चतुरंग। अच्छा ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स, देन हेड ऑफ स्टेट्स यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री कमांडर्स, ये अलग अलग इंडस्ट्री के लोग, ये सब आकर के इस कॉन्फ्रेंस के या डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। रायसीना डायलॉग के बारे में और देख लेते हैं। सो एनुअली कंडक्ट किया जाता है ये 2016 से 2016 से न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाता है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ही, बिकॉज अलग अलग देश इन्वॉल्व है, और ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF। ये ORF जो है ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी रिसर्च, फॉरेन पॉलिसी, इन सब के ऊपर से जुड़ा हुआ है। ये और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिल करके रायसीना डायलॉग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेशनल न्यूज में ही आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस सागर आकलन। सागर आकलन, आकलन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को असेस करना है, राइट। सो सागर आकलन क्या है या कौन सी मिनिस्ट्री है जो इससे जुड़ी हुई है? सो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो कि शिपिंग वाटरवेज से जुड़े हुए मिनिस्टर हैं ना, उन्होंने लॉन्च किया सागर आकलन जो कि गाइडलाइंस हैं फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। भारत में जितने भी सी पोर्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे असेस करोगे, कैसे आंकोगे, तो उसके लिए सागर आकलन गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि इन गाइडलाइंस के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। इससे क्या होगा? आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, उसकी वजह से परफॉर्मेंस इनहैंस होगी, बस यही रीजन है इसका। ठीक है, तो सागर आकलन क्या है? सी पोर्ट्स के जो भी परफॉर्मेंस है उसको जज करने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जो दी गई हैं उनको सागर आकलन नाम दिया गया। देन नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर। सो नीम समिट कहाँ हुआ?
नीम ग्लोबल ट्रेड फेयर कहाँ हुआ, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर ही हुआ। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाती है? वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। 19 फरवरी को हुआ। एंड वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी में है, इन्होंने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करवाया। थीम क्या है भाई? नीम क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। सो नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, यही इसकी थीम रही, राइट। तो बेसिक सी बात ध्यान रखनी है, नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली के अंदर हुआ और उसकी थीम ये रही, वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन और ICAR मिलकर के इसको कंडक्ट करवाते हैं। अगली जो खबर आ रही है वो बुद्धा के रेलिक्स या उनके जो अवशेष थे जो खुदाई में पाए गए उनसे रिलेटेड है। रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली टू बी डिस्प्लेड इन थाईलैंड। थाईलैंड की 4 सिटीज में इन रेलिक्स को ले जा करके डिस्प्ले किया जाएगा और वापस देश में ला करके म्यूजियम में न्यू दिल्ली में रख दिया जाएगा और इसको बहुत हाई सिक्योरिटी में ले जाया जाएगा। और इस पूरी जो ये ले जाने की चीज़ है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन रेलिक्स को देश से बाहर ले जाया जा रहा है डिस्प्ले के लिए। 22 मेंबर का एक डेलीगेशन है जो इनको लेकर के जाएगा। और उसको लीड कौन कर रहे होंगे, उस डेलीगेशन को, उस ग्रुप को? बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी और साथ ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये इन रेलिक्स को इंडिया से थाईलैंड लेके जाएंगे 26 दिन के लिए, ठीक है, और वहां पे डिस्प्ले में रखा जाएगा और फिर वापस भारत ले आया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कौन से देश लेकर के जाएंगे हम रेलिक्स को? थाईलैंड लेकर के जाएंगे। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, उन्होंने 1971 से 77 में खुदाई के बीच इन रेलिक्स को निकाला था पिपरावा से। गॉट इट? चलिए, ओके देन यस, श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ऑफ द कंट्री इन ओडिशा। अब देखो ये स्टेट न्यूज में नहीं आएगा क्योंकि देश में पहली बार कोई चीज हो रही है तो वो नेशनल न्यूज में हम डालेंगे, हो ओडिशा में रही है पर देश में पहली बार है। सो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया है पहला स्किल इंडिया सेंटर। स्किल इंडिया सेंटर पूरे देश का पहला, कहाँ? ओडिशा के अंदर। और उसमें भी कहाँ? संबलपुर। ओडिशा में भी कहाँ? संबलपुर के अंदर। इसमें क्या होगा? ये स्किल इंडिया सेंटर के अंदर लो कॉस्ट कोर्सेज दिए जाएंगे ताकि जो यूथ है वो ट्रेनिंग ले सके, सीख सके और एम्प्लॉयबल बन सके। और करीब 1200 स्टूडेंट्स को इस सेंटर से ट्रेन करने का एम रखा गया है। सो देश का पहला फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर ओडिशा के अंदर इनॉग्रेट किया गया। गॉट इट? अब चलिए साइंस टेक और डिफेंस सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। उसमें भी पहले हम साइंस टेक की न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, सो न्यूज़ आ रही है इसरो से। इसरो की न्यूज़ क्या बोलती है कि इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान। गगनयान जो कि पहला मैन्ड मिशन होगा इंडिया का, जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को यानी इंसान को स्पेस में भेज करके और वापस सक्सेसफुली धरती पे लाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन है जिसके ऊपर टेस्ट चल रहे थे। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? CE-20। उसको ह्यूमन रेट मिल चुका है, यानी वो ह्यूमंस को ले जाने के लिए सक्सेसफुली करार दे दिया गया, ह्यूमन रेटिंग मिल चुकी है। इट इज सेफ एंड सक्सेसफुल फॉर टेकिंग ह्यूमंस इनटू स्पेस, ठीक है? सो इसरो हैज अकम्प्लिश मेजर माइलस्टोन जिसमें ह्यूमन रेटिंग मिली है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को। और ये जो इंजन है ये किस में यूज किया जाएगा? LVM-3 लॉन्च व्हीकल जो है, जो गगनयान को लेकर के जाएगा, उसी के अंदर इस इंजन को लगाया जाना है। ह्यूमन रेटिंग का मतलब है कि भाई इट इज केपेबल ऑफ सेफली टेकिंग ह्यूमंस। गॉट इट? चलिए अगली खबर देखते हैं। स्काईरूट जो कि एक कंपनी है, स्काईरूट ऑफर्स कल्पना स्कॉलरशिप फॉर विमेन स्पेस इंजीनियर्स। जो विमेन स्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर रही हैं, अभी फाइनल ईयर में भी हैं, उनके लिए एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है। किस नाम से? कल्पना स्कॉलरशिप या कल्पना फेलोशिप नाम से स्काईरूट कंपनी ने। ओके, तो अब 1 साल की ये फेलोशिप में एनरोल कर सकते हैं विमेन इंजीनियर्स इसी फील्ड से रिलेटेड, और अगर साथ में स्टाइपेंड मिलता रहेगा और अगर बहुत अच्छी फेलोशिप इन्होंने परफॉर्म की तो इसी कंपनी में उनको कोई ना कोई पोजीशन पे अक्वायर कर लिया जाएगा। सो स्काईरूट एरोस्पेस जो कि एक लीडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, हैदराबाद में बेस्ड है, एंड इसी ने इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट भी स्पेस के अंदर लॉन्च किया था, राइट? सो ये हैदराबाद बेस्ड है, अपने आप की पहली ऐसी फेलोशिप है जो कि कल्पना चावला जी को डेडिकेटेड है और विमेन
इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं इस फील्ड के, उनके लिए लाई गई है। मंथली अलाउंस होगा 1 साल तक और फिर आपको फुल टाइम रोल भी मिल सकता है। कमिंग ओवर टू डिफेंस सेक्शन, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज किसने कंडक्ट की, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है या इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। तो इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसमें फायर पावर भी उन्होंने डिस्प्ले की है। और ये कहाँ हुई, एक्सरसाइज क्या है, किसने कंडक्ट की, कहाँ हुई, कब हुई, अगर कोई थीम थी तो वो, एटसेट्रा, यही सारे पॉइंट्स होते हैं। सो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है एक्सरसाइज वायु शक्ति 24। कहाँ, पोखरन रेंज, जैसलमेर के पास में पोखरन रेंज, राजस्थान के अंदर। थीम क्या रही, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, स्काई से एकदम बिजली कड़क रही है, तो फायर पावर का उन्होंने डिस्प्ले किया। और इसी के अंदर हमारे इंडिया में ही डेवलप किए गए एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनका भी डिस्प्ले किया गया, जिसमें आकाश और समर मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम, समर मिसाइल सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं, इनको भी शोकेस किया गया। अब हम ना थोड़ा समर मिसाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे, बिकॉज इसी एक्सरसाइज के दौरान पहली बार इसे फायर किया गया है, राइट। तो समर का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। जो हमारे ऊपर धावा बोल रहे होंगे ना, वो अश्योर्ड है कि वापस पीछे हट जाएंगे, इतना प्रबल है, मतलब इतना स्ट्रांग है हमारा ये समर। सरफेस टू एयर यानी सरफेस से हम एयर में स्ट्राइक कर सकते हैं। ओके, सो पहली बार वायु शक्ति एक्सरसाइज के अंदर इसको फायर किया गया है। और क्या, इसको डेवलप किसने किया है, इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड ने। और ये कितनी स्पीड पे ऑपरेट कर सकता है, देखिएगा 2 से 2.5 मैक की स्पीड पे, ये लाइटनिंग स्पीड पे वर्क कर सकता है। देन अगली खबर भी डिफेंस से ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी इज प्लानिंग 57,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू रिप्लेस रशियन T-72 टैंक्स। रशियन T-72 टैंक्स जो कि इंडियन आर्मी यूज कर रही है और काफी टाइम से यूज कर रही है, उनको रिप्लेस किया जा सके एडवांस्ड इक्विपमेंट्स और एडवांस व्हीकल्स के जरिए, जो, और इसके लिए 57,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी प्लान कर रही है। सो एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने वाली है इंडियन आर्मी, जिसके तहत 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स इन इंडिया प्रोड्यूस हों। हम 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हों, वो हम इंडिया में प्रोड्यूस करें। और ये जो एजिंग रशियन ओरिजिन T-72 टैंक्स हैं, वो हम 2030 से इनको रिप्लेस करना शुरू कर दें, ताकि धीरे धीरे हमारा पूरा जो ये पूरा हम कहेंगे कि स्टॉक है इन टैंक्स का, वो पूरा का पूरा एडवांस वर्जन से रिप्लेस हो सके। सो आर्मी प्लान कर रही है फर्स्ट बैच ऑफ 118 इंडिजिनस अर्जुन मार्क 1A टैंक्स इस दिस ईयर। अर्जुन मार्क 1A क्या है, दीज आर टैंक्स, और इसी का जो पहला बैच है 118 इंडिजिनसली इंडिया में ही बने हुए अर्जुन मार्क 1A टैंक्स, वो इसी साल से इंडियन आर्मी के अंदर देखे जाने लगेंगे। साथ ही साथ 354 इंडिजिनस लाइट टैंक्स फॉर हाई ऑल्टीट्यूड, और प्रोजेक्ट जोरावर के तहत ये जो लाइट टैंक्स हैं हायर ऑल्टीट्यूड में, जैसे लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पे और इन जगह पे डिप्लॉय किए जा सके, उनके ऊपर भी आर्मी काम कर रही है। सो बेसिकली इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है कि हम इन ओल्ड एज टैंक्स को बिल्कुल अप टू डेट टेक्नोलॉजी वाले टैंक्स और व्हीकल्स और इक्विपमेंट से रिप्लेस कर सकें। ठीक है, साइंस टेक में ही एक न्यूज़ यहाँ रह गई कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड। अब हम इसको देख लेते हैं जी, साइबर क्राइम से रिलेटेड। अच्छा नहीं, ये इस कैटेगरी में भी आ सकती है और ये साथ ही साथ रिपोर्ट और इंडेक्स कैटेगरी में भी आ सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रिपोर्ट इंडेक्स कैटेगरी में डाला है, तो चलिए देख लेते हैं। इंडिया इज 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री वर्ल्ड वाइड इन साइबर क्राइम। अगर आप साइबर क्राइम की बात करो तो इंडिया पूरे दुनिया में 80th नंबर पे आती है टारगेट कंट्री के तौर पे, यानी अगर 1 से लेके आप आगे चलोगे तो हम 80th नंबर पे सबसे ज़्यादा टारगेटेड कंट्री हैं व्हेन इट कम्स टू साइबर क्राइम, डिजिटल क्राइम्स के लेवल की अगर हम बात करें। और ये पोजीशन कैसे हमने निकाली, जो मैलिशियस प्रोग्राम्स हम लोगों के कंप्यूटर्स में या डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं ना, रिमूवेबल डिवाइसेस में, जैसे आपकी पेन ड्राइव्स हो गई या फिर फ्लैश ड्राइव्स, कैमरा, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, इनमें जो मैलिशियस यानी एक तरह से आप बोल दीजिए वायरसेस बोल दीजिए या मैलिशियस प्रोग्राम्स, इनमें जो देखे जाते हैं हमारे डिवाइसेस में, कंप्यूटर में, फ़ोन में एट्सेट्रा, उनके बेसिस पे, और इनिशियली मेड देयर वे इनटू कंप्यूटर इन नॉन ओपन फॉर्म, या फिर आपके सिस्टम्स में जो एनक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं या ऐसी फाइल्स जो खुलती नहीं है कभी पर आपके सिस्टम में पड़ी रहती हैं, अगर आप इनके बेसिस पे देखोगे तो इंडिया 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम।
नियरली 34% यूजर्स जो हैं इंडिया में वो इससे टारगेटेड होते हैं। एंड हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का मार्केट है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है इसी वजह से, बिकॉज साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है। सो 6.06 बिलियन US डॉलर का 2023 के अंदर हमारा मार्केट रहा है। ऑलमोस्ट 67% इंडियन एंटरप्राइजेस इस एक एरिया को आउटसोर्स कर रहे हैं सिक्योरिटी लैंडस्केप को बढ़ाने के लिए, यानी वो आउटसोर्स कर देते हैं अपना डिजिटल सिक्योरिटी के, आप कोई और एक्सपर्ट पार्टी उसको हैंडल करे, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट होता है। ठीक है जी। और अगले ऑलमोस्ट 67 आर रिपोर्टेडली लुकिंग, वो अगले 3 साल के अंदर आउटसोर्स कर देंगे 67% इंडियन एंटरप्राइजेस। अगली जो न्यूज़ है ना, ये मैं समझा दूं, ऐसा वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं थी। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है उसकी जो रिपोर्ट आती है वो क्वार्टरली इंडेक्स के तौर पे इशू होती है, लेकिन अगर आप देखोगे इनकी वेबसाइट पे जाकर के तो इनकी जो रैंकिंग है वो हर महीने अपडेट हो जाती है, लेकिन जो ये रिपोर्ट देते हैं रैंकिंग की प्रॉपरली पब्लिसाइज करके वो क्वार्टरली आती है। लेकिन अभी न्यूज़ में कुछ एजेंसीज ने छाप दिया दैट इंडियाज रैंकिंग ड्रॉप टू 85 इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और बच्चे क्वेश्चन करने लगे कि मैम आपने तो 80 रैंक बताई थी, यहाँ तो 85 दिख रही है, इसलिए मैंने न्यूज़ ली है ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सकें। देखिए, फेब्रुवरी की रैंक बताई गई है कि फेब्रुवरी मतलब जनवरी की परफॉर्मेंसेस के बेस पे फेब्रुवरी के अंदर रैंक आई कि 85 अब इंडिया का रैंक शो हो रहा है, जो कि जनवरी के अंदर टच कहाँ हो गया था 80th में। तो जनवरी में जो हमने रैंकिंग पढ़ी थी वो हमने 2024 के लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे पढ़ी थी, और इंडिया की रैंक क्या आ रही थी, 80th आ रही थी। हम 80 पोजीशन पे थे, हमारा पासपोर्ट 80th नंबर पे स्ट्रांग था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बोलता है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, आप बिना वीजा के कितने कंट्रीज में जाकर के घूम सकते हो। ठीक है, सो हमारा पासपोर्ट जो था 80th पोजीशन टच करके आया था जनवरी के अंदर, लेकिन फरवरी में वो ड्रॉप होकर 85 पे आ गया। अब आप ऐसे हर महीने की रैंकिंग तो नहीं पढ़ोगे ना, राइट, इसलिए मैं नहीं लेना चाह रही थी, बट कंफ्यूजन के चलते मैंने ले लिया, नो प्रॉब्लम। सो 6 कंट्रीज अभी भी टॉप पे बनी हुई हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। इनका पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है, नंबर 1 पोजीशन पे है, और हमारा 85 पोजीशन पे आ गया है फरवरी की रेटिंग अगर हम देखें तो। ठीक है, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को स्टडी करता है, कंपेयर करता है किसका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग और वीक है। चलिए, अब हम बढ़ेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ कैटेगरी की तरफ और उसके बाद रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ रुक कर लेंगे। सो माल्टा बिकम्स 119th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि गुड़गांव में हेडक्वार्टर्ड है, जो कि इंडिया और फ्रांस की पहल है, जिसमें जो भी सनशाइन कंट्रीज होती हैं, और अब तो यूएन के सारे कंट्रीज आर इन्वाइटेड, वो इसमें पार्ट बनते हैं ताकि हम सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज करें और फिर उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करके सोलर एनर्जी का फुल बेनिफिट ले सकें फॉर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर ग्लोब। उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 119th कंट्री के तौर पे कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई है, माल्टा ज्वाइन हुई है। कौन सी, माल्टा। अब माल्टा कहाँ है पहले ये देखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए आइए, ये आपको थोड़ा यूरोप समझ में आ रहा है, ये इटली है, ये शू जैसा लगता है ना, बड़े बूट्स जैसा, और यहाँ पे ये है माल्टा। ओके, सो दिस इज माल्टा, यूरोप का ही एक सदर्न आर्किपेलेगिक कंट्री है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। माल्टा इज एन आइलैंड कंट्री, मेडिटेरेनियन सी में है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, सदर्न यूरोप में ये पड़ता है, तो यूरोपियन कंट्री है ये, और आर्किपेलेगो ऑफ आइलैंड यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है जी। अब ये 118th मेंबर ऑफ आईएसए के तौर पे इसने ज्वाइन कर लिया है। आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत कब होती है, 2015 के अंदर होती है, जब इंडिया और फ्रांस, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में जो हुई थी उसमें अनाउंस करते हैं कि आईएसए बनाया जाएगा, जो जो चाहे इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका विजन क्या था, लेट अस टुगेदर मेक सन ब्राइटर। सनशाइन जो है, जो भी ऐसे कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं, वहाँ पे सूरज की बहुत स्ट्रांग रोशनी पड़ती है, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, इस ऑब्जेक्टिव से इसको शुरू किया गया था। अब बाकी कंट्रीज को भी इन्वाइट करते हैं ये लोग, और हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम, इंडिया के अंदर। देन जापान टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। जापान और अमेरिका मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि एक मग जितने साइज की एक वुडन सैटेलाइट इन्होंने बनाई है वो लॉन्च कर सके। और क्यों, इसके पीछे का रैशनल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब ये सैटेलाइट अपना काम पूरा करके वापस धरती के एटमॉस्फेयर में आएगी तो उसके टुकड़े इधर उधर हमारे एटमॉस्फेयर में बिखरेंगे नहीं पार्टिकल्स बन के, और धीरे धीरे वो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करेंगे, बिकॉज ये वुड से बनी हुई है तो ये पूरी तरह से ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सस्टेनेबल
स्पेस मिशंस को बढ़ावा देने के लिए ये मुहिम लॉन्च करने के ऊपर काम कर रहे हैं। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड, अभी काम चल रहा है। इस सैटेलाइट का नाम क्या होगा, ध्यान रखिए, लिग्नोसैट प्रोब। नासा एंड जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं, जाक्सा। सो नासा एंड जाक्सा का लिग्नोसैट प्रोब है एक वुडन सैटेलाइट, वो शेड्यूल है 2024 में लॉन्च होने का, अभी डेट डिसाइडेड नहीं है, ताकि स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्टेनेबल बनाया जा सके। कौन से वुड से ये बनाई जाएगी, मैग्नोलिया वुड से, बिकॉज ये जो वुड है ये स्टेबल होती है, हीट रेजिस्टेंट होती है, क्रैक रेजिस्टेंट होती है, ऐसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्टडीज ने बताया है, हम नहीं कह रहे। और जो साइंटिस्ट हैं क्योतो यूनिवर्सिटी के, वो इस छोटी सी सैटेलाइट को बना रहे हैं। छोटी सैटेलाइट है, बड़े काम की होगी। और अभी हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, तो उसके अंदर बहुत सारे मेटालिक पार्टिकल्स भरे हुए हैं, पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम के, जो कि सैटेलाइट्स में बहुत मेजरली काम में लिया जाता है। तो इसके बाद कोशिश की जा रही है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके जी, चलिए। देन यूरोपियन यूनियन लॉन्चेस रेड सी मिशन। यूरोपियन यूनियन ने क्या लॉन्च किया है, रेड सी मिशन। रेड सी के अंदर पर्टिकुलरली जो यमन के हौतीज रिबेल है ना, यमन की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है, हाउती रिबेल, और जो भी शिप्स आती हैं यहाँ पे उन पे अटैक बोल देते हैं। ये क्यों, क्योंकि गाजा और ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था, तो अपनी स्ट्रॉन्ग इनका जो इंक्लिनेशन है हाउतीज का टुवर्ड्स, अपनी सॉलिडारिटी ये पैलेस्टीनियंस इन गाजा से शो करते हैं। और ये देखो, ये रेड सी वाला इलाका है और ये येमेन है, तो येमेन से ही सपोर्टेड हैं ये, और इस जगह पे जो भी शिप्स आती हैं बहुत अटैक करते हैं। यूएस की काफ़ी शिप्स पे इन्होंने अटैक कर दिया है। सो ईरान बैक्ड हाउतीज, जिनका मेजर जो कंट्रोल है वॉर टोन्ड येमेन है ना, जो इस वाले एरिया के अंदर मेजरली अपना कंट्रोल रखते हैं। और इनको सपोर्ट किससे है, इनको सपोर्ट है ईरान से। और इन्होंने नवंबर से लेकर अभी तक काफ़ी सारे शिप्स के ऊपर अटैक किया है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने रेड सी मिशन लॉन्च किया है, और उसका नाम क्या है, एस्पाइड्स। एस्पाइड्स, जिसका ग्रीस में मतलब होता है शील्ड। ओके, शील्ड। ऑलराइट, बस इतना ही है इसके अंदर। तो ये हो गई सारी 2 दिन की बहुत सारी न्यूज़ जो हमने जल्दी कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, कम से कम टाइम में मिल जाए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। चलिए रिवीजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पर भूलिएगा मत, मैं फ्राइडे, सैटरडे, मंडे अवेलेबल नहीं हूँ। मेरी जगह कौन सेशंस लेंगे, खुशबू मैम लेंगे इन 3 दिन। और जो इस बार आपका वीकली है आरजू मैम की जगह, वो भी खुशबू मैम लेंगे, बिकॉज आरजू मैम इज हैप्पीली गेटिंग एंगेज्ड, राइट। सो ये 4 दिन आप खुशबू मैम के साथ पढ़ेंगे। और जैसा मैंने बोला है, प्लीज डू नॉट क्रिएट न्यूसेंस, है ना, अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट के माइंडसेट से आइएगा, पढ़िएगा, समझिएगा जो भी वो न्यूज़ आपको समझा रही हैं, और ट्यूसडे को हम वापस मिलेंगे। चलिए रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको कोर्सेज देखने हो तो आप परचम ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट कोर्स भी है, और इसी के अंदर मैंने स्टैटिक जीके कोर्स भी पढ़ा रखा है। सारी डिटेल आपको परचम ऐप पे इस कोर्स में मिल जाएगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फ्री क्लासेस हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है, चेकआउट कर लिया करो। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट जो 2024 में लॉन्च हो सकती है, अभी काम चल रहा है, उसका नाम क्या है? नासा और जाक्सा मिलकर के इस मिशन को लॉन्च करेंगे। आंसर है लिग्नोसैट। मैग्नोलिया वुड से ये बनाई जा रही है। विच स्टेट विल बी प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ 1 लाख रुपीज टू यूथ अंडर स्वयं स्कीम? स्वयं स्कीम, जिसके तहत 1 लाख रुपए के लोन्स दिए जाएंगे यूथ को टू स्टार्ट देयर बिजनेस और टू एनहांस देयर बिजनेस, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? आंसर क्या है जी? ओडिशा ने लॉन्च की है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड? भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां इनॉग्रेट किया गया? बताइए कहां किया गया? अब मैंने स्टेट का नाम नहीं लिखा है, सिटी बतानी पड़ेगी। संबलपुर, संबलपुर ओडिशा के अंदर। ओके, ठीक है। हु रिसेंटली अज्यूम द चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के तौर पे किसने कार्यभार संभाल लिया है? और यही आगे जाकर के चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनेंगे, ठीक है, बिकॉज सीनियोरिटी एज वाइज देखा जाए तो इन्हीं का नंबर है। क्या आंसर होगा? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। Who is the author of the book Dabbling in Diplomacy, Authorized and Otherwise Recollections of a Non-Career Diplomat? ये किताब किसने लिखी है? What should be the answer? Dabbling in Diplomacy. कोई मुनि थे ना? हाँ, कौन थे? S.D. मुनि is the right answer.
and this is the question of the day. Which state recently became the first in Northeast India? उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला स्टेट कौन सा बना to achieve 100% saturation of हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल अचीव करने वाला 100% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सबसे पहला कौन सा बना है? ये था आज का सेशन। आई रियली होप समझ में आ गया होगा। मैं फिर से अपडेट दे रही हूँ, कल परसों और मंडे यानी फ्राइडे सैटरडे और मंडे को मैं आपका सेशन नहीं लूंगी, सेम टाइम पे खुशबू मैम का सेशन आएगा। पढ़िएगा, मिस आउट मत कीजिएगा, बिकॉज वो न्यूज़ फिर अगर आपने सेशन नहीं देखा तो मिस हो जाएगी, ठीक है। और वीकली सेशन भी इस बार खुशबू मैम लेंगे। मैं आपसे मिलूंगी ट्यूसडे को, ठीक है जी। तब तक टेक गुड केयर, अच्छे से पढ़िएगा। चलो बाय बाय।